अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरसुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, जस्टिस फाइज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिखा जिसमें गुज़िश्ता रोज़ बनाए गए लार्जर बेंच पर सवालात उठाए गए हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शबीर हुसैन। शबीर साहब, ये बताइएगा कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने ख़त लिखा है, क्या इस ख़त का लिखा जाना दुरुस्त अमल है? देखें, ज़ाती तौर पे इसके बारे में बात करना तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये बड़ा कानूनी मैटर है और दो सीनियर तरीन जजेस के बारे में है सुप्रीम कोर्ट के। एक जिनको ख़त लिखा गया यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, और दूसरे सीनियरिटी में नंबर 2 जज जिन्होंने ख़त लिखा वो जस्टिस फाइज़ ईसा हैं। लेकिन मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूँ जिसके ताबे हैं जजेस भी, सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो लोअर जुडिशरी के हों। जजेस के रूल के मुताबिक कोट अनकोट मैं इसको पढ़ देता हूँ। फंक्शनिंग एज ही डज इन फुल व्यू ऑफ द पब्लिक, अ जज गेट्स देयर बाई ऑल द पब्लिसिटी दैट इज गुड फॉर हिम. He should not seek more. In particular, he should not engage in any public controversy, least of all on a political question, notwithstanding that it involves a question of law. इसका जो शुरू की 2-3 लाइनें हैं उसमें एक क्लियर बात है कि जज जब कोई काम कर रहा होता है अदालत में बैठ के और डिस्पेंस कर रहा होता है जस्टिस, तो वो पूरे मीडिया ग्लेयर में होता है, उसको मीडिया कवर कर रहा होता है और उसको प्रॉपर पब्लिसिटी मिल रही होती है जो कि उसके लिए बेहतर होती है, जैसा कि समझा जाता है। और उसको उससे ज़्यादा पब्लिसिटी देखनी या तलाश नहीं करनी चाहिए। ये है कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का सुपीरियर कोर्ट्स के। तो अब ये जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने कल एक ख़त लिखा, क्योंकि कल दोपहर को ये लार्जर बेंच बना है और उसके बाद ही यकीनन ये ख़त लिखा गया होगा जिसमें 2-3 बातें उठाई गई हैं। उसके बारे में हम ज़रूर बात आगे कर लेंगे, लेकिन अभी मसला जो दरपेश है वो ये है कि फाइज़ ईसा साहब एक तो वो बता दें कि कल रात को या आज सुबह ये ख़बर अखबार में भी छपने से पहले कुछ ऐसे सहाफ़ियों को ये लेटर मिल गया जो कि उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा था। ये कैसे मिल गया और ये किसने लीक कर दिया? दो सूरतें हो सकती हैं। अगर चीफ जस्टिस को लिखा गया है, उनके पास गया है, उनके ऑफिस में गया है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से लीक हो गया है, एक तो बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है, जो कि मैं कहते हुए डर रहा हूँ लेकिन मुझे कहना चाहिए, कि जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने अपने कुछ मनपसंद सहाफ़ियों को लीक कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये जो मैंने आपको अभी रूल बताया है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बताया है जजेस के बारे में, कि उनको जो मीडिया पब्लिसिटी मिलती है वो जब वो केस सुन रहे होते हैं वो उनके लिए काफ़ी होती है, उससे ज़्यादा के लिए उन्हें किसी और एक्शन में इंगेज नहीं होना चाहिए। अगर ये रूल है जजेस के कंडक्ट के लिए तो, और अगर जस्टिस फाइज़ ईसा की तरफ से ये ख़त लीक किया गया है जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा था, तो समझ जाएं कि उन्होंने रूल और ये कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक कर दिया है। शबीर साहब, ये बताइएगा कि जस्टिस फाइज़ ईसा का सबसे पहला एतराज़ तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट बार की पिटिशन और हुकूमत का रेफरेंस, ये दोनों चीज़ें अलग अलग सुननी चाहिए थी। लेकिन अगर एक लार्जर बेंच भी बनाया गया है तो किसी सीनियर जज से मशवरा लेना चाहिए था, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इसके बारे में तो बड़ी सीधी सी बात है। मुझे नहीं पता कि जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने ऐसा क्यों कहा। मेरे सामने ये एक केस है PLD 2021, सुप्रीम कोर्ट का नंबर है 639 केस का नंबर है, और इसमें जो इसका फ़ैसला लिखा गया था, और फ़ैसला था जिन्होंने लिखा था वो थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर एंड जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन। और ये केस था जस्टिस फाइज़ ईसा वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके अंदर साफ साफ पॉइंट नंबर 3 का मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एज अ मैटर ऑफ लॉ एंड सेटल्ड प्रैक्टिस, इट इज़ फॉर द हाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ अ बेंच, एंड ही मे फॉर लाइक रीजन कॉन्स्टिट्यूट अ लार्जर बेंच फॉर हियरिंग द रिव्यू पिटिशन। अब ये ऑर्डर है एक केस का,
और ये फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का केस है। उसके अंदर ये कोर्ट ने लिख दिया है कि ये मैटर ऑफ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है, यानी कि उनका इख्तियार है कि वो जिसको चाहें उन ब्रदर जजेस के अंदर से लार्जर बेंच में शामिल करें और उनके मुश्तमिल एक बेंच बनाएं, और वो चाहें तो उसकी कंपोजिशन चेंज भी कर सकते हैं। ये सेटल्ड है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। अब इसके बारे में आप समझें कि मैं दूसरा सवाल उठाना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर ये ख़त लिख करके, और ये मैं ज़ाहिर है मैं क्योंकि कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन कोई कानूनी माहिर जो ये वीडियो देखे तो वो यकीनन हमें कमेंट्स में बताए कि किसी जज की तरफ से खुद किसी ख़ास मुकदमे में जज बनने की ख्वाहिश का इज़हार किया जा सकता है। एक बात तो ये सवाल उठ जाता है, और कोई जज ऐसा करे तो उससे क्या अख़ज़ किया जाए। वो ऐसी कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि एक तो मुझसे मशवरा नहीं किया गया और मेरी सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया गया। बेसिकली उन्होंने ख़त के ज़रिए फ़ाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस साहब से यही शिकायत की है। तो इसका क्या मतलब लिया जाए और इसके बारे में फिर क्या नताइज निकलने चाहिए। ये कानूनी सवाल है, ना मैं लॉयर हूँ ना आप लॉयर हैं, ये कोई लॉयर ही इसका जवाब दे सकता है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया हुआ है, एक प्रिंसिपल सेटल किया हुआ है, तो इस वक्त ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है। मैं इसको कंट्रोवर्सी ही समझ रहा हूँ और ऐसे ही देख रहा हूँ। शबीर साहब, ये बताइएगा कि इस खत का 24 तारीख से जो लार्जर बेंच की समाअत होने वाली उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या 24 तारीख पे जो लार्जर बेंच शुरू होगी वो अभी से कंट्रोवर्शियल हो गई है? देखें, खुदा ना करे कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, नहीं तो बड़ा पॉलिटिकल और क्या कहते हैं कानूनी जो है एक तूफ़ान आएगा मुल्क के अंदर। क्योंकि उस दिन जो समाअत होनी है 24 तारीख को, और उस दिन से लेकर के 30 मार्च तक एक सियासी हैजानी वाली कैफियत है पूरे मुल्क के अंदर, और ख़ुसूसन इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे पार्लियामेंट भी है और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, जहाँ पे ये समाअत होनी है। आपको ये भी पता है, हम इसी प्रोग्राम में बात करते आए हैं कि सारी सियासी जमातों की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर होगी, सब अपने जुलूस लेकर के पहुँच रहे हैं वहाँ पर। तो आप सोचें कि क्या समा होगा। और ऐसे में इस ख़त का नमूदार होना और कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करना जो लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी है, चीफ जस्टिस ने तश्कील दी है, ये बड़ी ही ख़तरनाक रविश है। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि ऐसी कोई सूरत हाल सामने ना आए। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस अमल को, चीफ जस्टिस के इस अमल को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे। ये मुल्क के साथ बड़ी बेईमानी होगी और बहुत ही नुकसानदेह अमल होगा, क्योंकि एक ज़रा सी कंट्रोवर्सी से एक पूरा पॉलिटिकल स्टॉर्म ट्रिगर कर सकता है इस मुल्क के अंदर। और मुझे लगता है कि वही करने की कोशिश की जा रही है। शायद ये ख़त, मुझे नहीं पता कि ये ख़त कहाँ से लीक हुआ, फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से लीक हुआ या रजिस्ट्रार ऑफिस से लीक हुआ, लेकिन ये लीक ज़रूर हुआ है। ये मीडिया में बाद में रिपोर्ट हुआ है, ये सोशल मीडिया पे पहले आ गया था। और इस तरह के सवालात उठाना, जिस तरह के सवालात इस ख़त के ज़रिए उठाए गए हैं, वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो उससे कहना क्या चाह रहे हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब। उन्होंने एक एतराज़ ये भी उठाया है कि रजिस्ट्रार जो है वो सियासी कोई अपॉइंटमेंट लगती है। वो वज़ीर आज़म हाउस में पहले तैनात थे, बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के तौर पर तैनात किया गया। देखें, तैनाती तो उनकी बहुत पहले हो गई। फ़ाइज़ ईसा साहब को कल के लार्जर बेंच बनने के बाद ये ख्याल क्यों आया? मुझे सवाल तो फिर इंसान उठाना चाहे तो इस तरह के सवालात भी उठा सकता है। बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह रहम करे, 24 तारीख को ये समाअत हो और इसका फ़ैसला हो, यही सबों के लिए बेहतर होगा। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।